हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ वो आपके डिमांड पे लाई हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि टाइम मैनेजमेंट पे मैम एक वीडियो बनाइए क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं। तो टाइम और मैनेजमेंट ये दो वर्ड एक ऐसे रिश्ते से एक ऐसी डोर से बंधे हुए हैं ना कि अगर टाइम मैनेज नहीं है तो यू आर टोटली मिसमैनेज्ड। अगर टाइम मैनेज नहीं है तो यू आर लॉस्ट। अगर टाइम मैनेज नहीं है तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया। सिर्फ एग्ज़ाम्स के टाइम में ही नहीं, हर एक बात में आपका टाइम मैनेज्ड होना चाहिए। इसका मतलब कि आपको सुबह से लेकर जब से आप उठते हैं से रात से लेकर जब आप सोते हैं तक अगर आपको टाइम की वैल्यू नहीं है, उसके एक एक मिनट की वैल्यू नहीं है, टाइम आपको कहीं पीछे छोड़ देगा। टाइम के साथ नहीं, टाइम के आगे नहीं चलोगे तो टाइम आपको कहीं पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ना सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए हमें हमेशा हमारे टाइम को मैनेज करते हुए चलेंगे ना तो एग्ज़ाम टाइम में आप इतना पैनिक नहीं होंगे, आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से ही क्या हैं, सिस्टमेटिक हैं, अरेंज्ड हैं, मैनेज्ड हैं। तो बोला जाता है ना कि अगर कोई बोले ना आपको कि मैं बहुत व्यस्त हूँ तो आप समझ लीजिए वो व्यस्त नहीं है, वो एक्चुअली अस्त व्यस्त है, इसीलिए उसको 24 घंटे कम पड़ गए हैं। तो आप समझ गए कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि आप कभी भी अगर ऐसे बोलते हैं आई एम बिजी तो इट मीन्स यू आर नॉट एट ऑल मैनेज्ड, बिकॉज 24 आवर्स बहुत होते हैं। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 8 घंटे आपको सोना है, बहुत कंपलसरी है। 8 घंटे आपको काम करना है, 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो है ना आपके पास, आप बच्चे हैं ना, आपके लिए ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये आपके लिए बनाया जा रहा है कि ये तीनों चीज़ों को, ये तीनों पार्ट्स को आप कैसे टोटली यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँगी कि टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम्स के टाइम कैसा होना चाहिए तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए। आप सुबह से बोला ना, सुबह उठने से रात के सोने तक आप अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको टाइम टेबल बनाना ही नहीं होता है, उस पर चलना भी होता है। ठीक है, बनाते तो बहुत लोग हैं, चल वही पाते हैं जो एक्चुअली उस टाइम टेबल को उस तरह से बनाते हैं जो उसमें जिसमें वो ढलना चाहते हैं। ऐसे नहीं, फेंकने में नहीं, हाँ हम 5 बजे उठ जाएंगे, हम 4 घंटे पढ़ लेंगे, हम 2 घंटे सो लेंगे, कुछ नहीं होता, हम नहीं खा के भी बैठे रहेंगे पढ़ते। ऐसे नहीं, ये कभी नहीं होता है। ये लॉन्ग रन का टाइम टेबल नहीं होता है, ये शॉर्ट रन, मेरे ख्याल से शॉर्ट से भी वेरी शॉर्ट रन का होता है, क्योंकि आप वो चीज़ें लिख रहे हो जो आप कभी किए ही नहीं हो, आप कर भी नहीं सकते। दैट इज़ नॉट योर कैलिबर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, अपने आप आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम टेबल एक प्रॉपर बनाओ, सबसे पहला स्टेप। दूसरा, आपको अननोन से स्टार्ट करना है। अननोन मतलब अब यहाँ पर बात आ रही है पढ़ाई की। ठीक है, अननोन मतलब अभी आपके एग्जाम में अगर मैं मान लूँ आज अगर 1 फ़रवरी है तो आपके 15 to 20 डेज अगर एग्जाम में हैं तो ये रिवीजन स्केड्यूल तो हम 5-10 दिन पहले बनाए, 5 दिन पहले बनाएंगे तो चलेगा। अभी तो हम उन चीज़ों में वर्क करें जिसको हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई टॉपिक है, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसको अभी तक आपने छुआ भी नहीं है ना, मतलब देखा भी नहीं है, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक, सेकंड स्टेप ये होता है। देन थर्ड स्टेप, मॉक टेस्ट। जो छोटे छोटे स्केड्यूल्स में आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे, उसको सेट करो पहले। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेप होना चाहिए कि आप अगर अननोन से स्टार्ट कर रहे हो तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन तो प्रिपेयर नहीं करोगे, या बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स तो आप नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना है, इनको अपने मॉक्स को अपने स्केड्यूल में सेट करना है। ये आपका होता है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, कीप रिवर्स स्ट्रेटजी। ये क्या होती है ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, इन डिटेल, नॉट इन ब्रीफ। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये हैं 4 मेन बेसिक स्टेप्स जो कि आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि आपको टाइम टेबल को, स्टडी टाइम टेबल को बनाना कैसे, कुछ हेल्पफुल टिप्स दूंगी। उससे पहले मैं एक कोट बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू आर फेलिंग टू प्रिपेयर, अगर आप प्रिपेयर होने में फेल हो रहे हैं तो एक्चुअली आप फेल ही हो रहे हैं प्रिपेयरिंग में। यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, मतलब अपने आप को फेल होने के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं अगर आप प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहे हैं तो। ठीक है, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्रिपेयर, देन यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल।
इसका मतलब पहले खुद को तैयार करो उस वे से कि आप उस तैयारी में चल सको, ठीक है। तो ये है एक छोटा सा कोट। अब आते हैं हेल्पफुल टिप्स में। सबसे पहला है एक इफेक्टिव स्टडी रूटीन बनाइए। एक इफेक्टिव स्टडी रूटीन बनाइए। इफेक्टिव स्टडी रूटीन का मतलब ही होता है जो आपने लिख दिया कि मुझे 7 to 8 पढ़ना है तो 7 to 8 सिर्फ पढ़ना है, आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई कैसे कैपेसिटी नहीं है कि आप 1 घंटा भी बैठो, आप बहुत नॉटी हो तो आप हाफ एन आवर बैठोगे, 20 मिनट्स बैठोगे, 20 मिनट्स का स्केड्यूल बना लीजिए, बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। तो होगा क्या ऐसे कि आप अपने सिटिंग को आप पहले प्रॉपर कर रहे हैं। आपकी सिटिंग ही नहीं होगी पढ़ाई के लिए तो आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करोगे कि आपको 1 क्वेश्चन भी लर्न करना है, 2 क्वेश्चन लर्न करना है, कि इतने सारे चैप्टर्स लर्न करना है, क्योंकि आपके सिटिंग के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन पेपर बनने नहीं वाला है ना, या एग्जाम्स तो नहीं होने वाले हैं, या एग्जाम में आपका टाइम ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ जाएगा, है ना। तो ये है मेरा एक छोटा सा टिप कि सबसे पहले आप इफेक्टिव स्टडी रूटीन बनाइए। दूसरा है आपका प्रिपेयर योर स्टडी सेशंस अप्रोप्रिएटली। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप बहुत ज़्यादा नोटी हैं तो आप हाफ एन आवर तो कम से कम बैठिए। आप जब बैठ रहे हैं पढ़ने तो आप सिर्फ पढ़िए, आपको मस्ती नहीं करनी है वहाँ पे, क्योंकि जब आप मस्ती करते हैं तो आप सिर्फ मस्ती करते हैं। आप खाते हैं तो सिर्फ आप खाते हैं, आप टीवी देखते हैं तो सिर्फ आप देखते हैं टीवी, अगर आप खेलते हैं तो सिर्फ आप खेलते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तब आपको क्यों भूख लगती है, तब आपको क्यों वॉशरूम जाना होता है, तब आपको क्यों इधर उधर देखना होता है ना। लाइक हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कहीं से आवाज़ आई ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये पढ़ाई नहीं है, ये डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको। थर्ड पॉइंट है आपका सेट अचीवेबल स्टडी गोल्स। जो मैंने आपको बोला, आप वही लिखो, उतना ही टाइम लिखो जो आप एक्चुअली अचीव कर सकते हो, जितना टाइम आप एक्चुअली पढ़ सकते हो और सिर्फ पढ़ सकते हो ना। बी वेरी ऑनेस्ट वाइल स्टडिंग, है ना, क्योंकि आप सारी चीज़ें ऑनेस्टली करते हो, लेकिन आपको स्टडी के समय कुछ इधर उधर से मस्ती चाहिए, कुछ इधर उधर का ध्यान चाहिए, कुछ इधर उधर की बातें चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट बिकॉज योर एग्जाम्स आर टू नियर, इट्स नॉट सो फार। तो प्लीज़ आपको स्टडी मीन्स सिर्फ स्टडी होनी चाहिए तब। नेक्स्ट पॉइंट है बी अकाउंटेबल फॉर योर डेडलाइंस। अगर आपने अपने आप को टाइम दे दिया कि मुझे एक पूरे दिन में अब पूरे 4 चैप्टर्स खत्म करने हैं, बिकॉज यू आर नाउ इन योर होम्स, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, इट मीन्स यू हैव इनफ टाइम टू सेट योर गोल्स। लाइक 4 चैप्टर्स तो कम से कम मैं एक दिन में करूँगा या करूँगी। तो आपको अकाउंटेबल होना है, उसमें आपको खरा उतरना है उस बात में, आपको अपने वर्ड्स को अपने को ही देना है, अपने वर्डिक्स में कायम रहना है, ठीक है। तो बी अकाउंटेबल व्हेन यू आर सेटिंग योर गोल्स लाइक दैट। देन थर्ड पॉइंट है मेंटेन योर वर्क लाइफ बैलेंस ऑल्सो। इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई मतलब पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के कीड़े नहीं बनना है हमको आसपास की चीज़ों का ध्यान रखना है, हमको आसपास के छोटे मोटे कामों का ध्यान रखना है, कभी पेरेंट्स की हेल्प कर देनी है किसी छोटे मोटे काम में। तो ऐसे क्या होता है, ये बच्चा ऑलराउंडर होता है, सिर्फ पढ़ना 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 पढ़ना, एक कमरे में बंद होकर सिर्फ पढ़ना, और फिर आपको बाकी किसी बात की नॉलेज ही नहीं है, दैट इज़ ज़ीरो, है ना। ये पूरा ज़ीरो है, आपकी नॉलेज बढ़ी ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वर्क लाइफ बैलेंस को भी ध्यान में रखना है, यू हैव टू मेंटेन दैट ऑल्सो, ठीक है। देन है कंप्लीट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, ठीक है। जैसे कि मैं करती हूँ, अगर मैंने अपने आप को टाइम दिया कि मुझे 1 घंटे में इतना काम खत्म कर देना है, या 1 घंटे में या इस पूरे टाइम में मतलब 40 मिनट्स में मुझे कम से कम अपने स्टूडेंट्स को 8 क्वेश्चंस बना के दे देने हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैंने अपना ये असाइनमेंट 35 मिनट्स में ख़त्म कर देना है। क्या किया मैंने अपना वो 5 मिनट जो मैंने बिफोर टाइम ख़त्म किया वो मैंने सेव कर लिया अपने पिगी बैंक में। टाइम को सेव करो, वेस्ट मत करो, ये आपकी बहुत बड़ी पूंजी होती है जो आपको आगे पता चलेगा कि कैसे काम आती है, ठीक है। तो अपने असाइनमेंट्स को अपने टाइम पे ख़त्म करना सीखो, ठीक, और बिफोर टाइम, ठीक है। इफ़ योर टीचर इज गिविंग यू सम वर्क एंड आस्किंग यू टू कंप्लीट दैट वर्क बिफोर टाइम या ऑन टाइम, you just have that caliber to complete that work before time, 1 or 2 minutes it is okay, really okay, but don't go for the beyond that time, मतलब आपको after that time complete नहीं करना है, ठीक है। तो असाइनमेंट्स को पहले टाइम पे ख़त्म करना स्टार्ट करना चाहिए हमको। देन है आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करना है और लास्ट मिनट पैनिक नहीं होना है। मतलब अब आप पढ़ेंगे ही नहीं और पूरे साल की पढ़ाई या मिड टर्म के बाद की पढ़ाई अगर आप बोलेंगे मैं 15 दिन में ख़त्म कर दूं, और अगर आप नहीं कर पाए तो पैनिक कौन होगा, आप होंगे,
पेरेंट्स को करेंगे, अपने ट्यूशन टीचर को करेंगे इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, या अपने टीचर को करेंगे जिसके वीडियोस आप देख के कर रहे हैं पढ़ाई। क्यों ऐसा बोला हमने, क्यों उनको, क्योंकि वो भी तो आपके लिए इतनी एफर्ट्स डाल रहे हैं ना कि आप उनसे पढ़ें, आप उनसे सीखें, कुछ समझें, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो वही उनका बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो जाता है। इवन आपके लिए भी आपके अच्छे मार्क्स आपके रिवॉर्ड होंगे। तो क्या करना है आपको कि आपको वो पूरे टाइम को उसको मैनेज करना है। लास्ट मिनट स्ट्रेस से आप पढ़ाई सारी बातें भूल जाते हैं, जो कि ज़ीरो आ सकता है। आपका पूरा टाइम जो आपने एफर्ट्स जो दिए हैं अपनी स्टडीज़ को, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो लास्ट मिनट पैनिक होने से बेटर है कि वो जो 5-5 मिनट मैंने टाइम सेट करने के लिए बोला है ना, टाइम सेव करने के लिए, वो जब आपका बहुत सारा बच जाएगा ना, तब आप उठाना उस पॉइंट को या उस पार्ट को या उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को या उस क्वेश्चन को जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे व्हाइल डूइंग योर स्टडीज़। ठीक है, तो क्या हुआ आपका वो वाला पार्ट उस दिन के लिए पूरा का पूरा सेफली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हेल्पफुल टिप्स थे। आई होप कि ये टिप्स आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे और आपका हेल्प होगा इसमें, किसमें, एग्जाम में अच्छे मार्क्स को ग्रैब करने के लिए। अब आते हैं यहाँ पे रिवर्स प्लानिंग को कैसे करते हैं अपने गोल्स को रीच करने के लिए। रिवर्स प्लानिंग क्या होती है? ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि ये वाला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल। वही कर रही हूँ मैं कि जो बैकवर्ड डिज़ाइन है, ये बैकवर्ड डिज़ाइन है। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। ये जो बैकवर्ड डिज़ाइन है, ये बैकवर्ड प्लानिंग या फिर बैकवर्ड मैपिंग की कहलाती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एजुकेटर्स ने लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए यूज़ किया है और इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स के लिए यूज़ किया है, ताकि एक स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स को अचीव कर लिया जा सके बाय द किड्स, बाय द स्टूडेंट्स, बाय द पर्सन whosoever are there, whosoever wants to do this, उन सब के लिए ऐसा बनाया गया है। कुछ केसेस में टीचर्स भी इस पे वर्क करते हैं और ये बैकवर्ड डिज़ाइन यूनिट्स और कोर्सेज पे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है रिमेंबर मतलब होता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जिससे कोई टॉपिक कनेक्ट होता है, पहले उसको रिमेंबर, उसको याद कर लो। जैसे कि मैं चैप्टर पे जा रही हूँ, मैं लाइट पे जाऊँ तो लाइट से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें, सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी में क्या क्या आता है, लाइट को देखने के लिए आइस का यूज़ होता है। ठीक है, सेंस ऑफ ऑर्गन। ठीक है, अगर मैं मैथ्स में जाती हूँ, मैं फैक्टराइजेशन में जाती हूँ, तो फैक्टराइजेशन में मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं, फैक्टराइजेशन मैथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, रीग्रुपिंग है, रीअरेंजमेंट है। ठीक है, और आइडेंटिटीज़ का यूज़ है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे दिमाग में होनी चाहिए, वो बिफोर टेकिंग द चैप्टर टू स्टार्ट, मुझे वो दिमाग में आ जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिमेंबरिंग। छोटी छोटी बातें जो तुरंत बोलने से याद आ जाए, जैसे ऐसा यूनिट ऑफ वर्क तुरंत याद आ जाए, जूल। अब उसके लिए मुझे बुक ना खोलनी पड़े कि मैं कहाँ देखूँ उसका। ठीक है, जैसे फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कुछ इस तरह के फॉर्मूले, जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी इट्स अ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, 2 इंटू LB इंटू BH इंटू LH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है फॉर्मूला ऑफ क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये सब चीज़ें जो रिकॉल करने के लिए मैं बोल रही हूँ, जैसे ही आप चैप्टर पकड़ो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं रिमेंबर में। देन आता है अंडरस्टैंड, मतलब आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हो कब, किस पे डिपेंड होते हैं, जो रिमेंबरेंस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मैम मुझे फॉर्मूले पूरे याद हो जाते हैं, पता भी है इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि वैल्यूज कैसे पुट करना है। ये बड़ा दिक्कत है उन स्टूडेंट्स के साथ। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? आप बताइए, सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट मैथ्स का होता है कि अगर क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड है तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिमेंबर। अंडरस्टैंड पे आता है फॉर्मूला कैसे लगाना चाहिए, कहाँ किस स्टेप से लगाना चाहिए, वो बच्चों को समझ ही नहीं आता है। अगर मैं बोलती हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h, पूरे सिंपली क्वेश्चन में दिया होता है कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज दिस एंड द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज दिस। अब लेंथ को हाइट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो L ढूंढते रहते हैं फॉर्मूले में, और डायमीटर में R ढूंढते रहते हैं। इतना याद नहीं आता कि रेडियस इज अ हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो ये होता है अंडरस्टैंड करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो उस वाले स्टेप में आना है, इसको बोलते हैं सेकंड स्टेप ऑफ द रिवर्स प्लानिंग। देन थर्ड स्टेप इज अप्लाई। वही जो मैंने बोला कि उनको अप्लाई करना ही नहीं आ रहा है, वैल्यूज़ को पुट ही नहीं करने आ रही है, तो कहाँ से समझेंगे? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जितने कॉन्सेप्ट्स आप करे हो, लर्न किए हो, स्पेशली साइंस में जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं उस पर बेस्ड एक्टिविटी होता है और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि बाप रे ये कहाँ से आ गया।
Why? Because they have not read even the topics which is been given in blue box or in red box or in blue box, whatever inside the, जिसको in text question बोलते हैं ना, वो नहीं पढ़ पाते हैं प्रॉपर. अगर पढ़ते भी हैं तो अप्लाई नहीं कर पाते उस पर. ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेप्स प्रॉपर नहीं जा रहे हैं ना, कहीं से भी पढ़ ले रहे हैं, इसलिए वो प्रॉपर नहीं जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप है आपका एनालाइज. आपको कनेक्शन बिठानी है उन आइडियाज़ पर, उन कॉन्सेप्ट पर, उन फॉर्मूलेज पर कि ये कैसे कनेक्टेड है मेरे गिवन क्वेश्चन से. फिर ही आप इसमें क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो. उस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते. ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनालाइज, एवेल्युएशन एंड क्रिएट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Because your base, if your basic is clear ना, you will be very much clearly go through it. You will definitely go through it. ठीक है, मतलब आप बिना किसी रुकावट के, without any hurdle, you can pass all 3 steps if your basics are clear. ठीक है, तो ये है draw the connections among the ideas. You have to differentiate, organize, relate, compare, contrast all the things according to your topic. If you know how to remember, understand and apply, you will definitely analyze the things. ठीक है, एंड देन है एवेल्युएट. एवेल्युएट करो, डिसीजन लो, उस पर जस्टिफाई करो, जस्टिफाई दैट स्टैंड और द डिसीजन यू आर डूइंग दैट, और उसमें जजमेंट करो कि या सिलेक्ट करो किस पोजीशन पे किस चीज़ को प्रॉपरली आना चाहिए, कि मेरे आंसर में मैं क्या ऐसे पॉइंट्स लिखूं जो कि मुझे फुल मार्क्स मिले. ठीक है, किसी टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें हमको 5 पॉइंट्स बनाने हैं. अब इतने बड़े टॉपिक से 5 पॉइंट कैसे बना सकते हो? आपका इवैल्यूएशन यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, कि क्या मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मुझे 5 पॉइंट्स मिल जाएं. मैं साइंस और एसएसटी की बात कर रही हूँ, उस पर वर्क करना आपको आना चाहिए. तो ये रिवर्स प्लानिंग इस पर. अब ये कब होगा पता है आपको? जब आप बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तब होगा ये. क्योंकि अब आपको सब पता है, A to Z पता है. Z तो भी आई नहीं हूँ मैं, A to T तो पता चल गया, ST UVWXYZ, ये पूरा का पूरा अगर मैं बोल दूं कि इस क्रिएट टॉपिक पे है, तो ये क्या है क्रिएट? जब स्टूडेंट्स को बोला जाता है अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है, अब आप खुद से टॉपिक्स पे अपने क्वेश्चन बनाइए. अरे बोला जाए ना जाए, आपके पास टाइम टेबल बना हुआ है ना, तो आपका जो इतना सारा टाइम है ना, वो इतने से क्वेश्चन करने में ख़त्म नहीं करना है. आपको उस टाइम को बचाना है और फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जैसे आपने पढ़ लिया एक टॉपिक जलियांवाला बाग, एसएसटी की बात कर रही हूँ मैं, हिस्ट्री से. ये टॉपिक आपने पढ़ लिया. अब आपको क्वेश्चन बनाना है कि जलियांवाला बाग हुआ कहाँ था, हुआ कब था, जनरल डायर कौन थे, उन्होंने कितनों को मारा, वो लोग वहाँ पे क्यों आए थे. ठीक है, और किसके खिलाफ खड़े थे, कौन था जो उनके, और वो लोग कौन थे जिनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई थी. देखो इतने से टॉपिक से 8-10 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही बोल लिया. तो आपको क्रिएट करना आना चाहिए अपने टॉपिक के ऊपर. एज मैनी एज यू कैन द क्वेश्चंस यू हैव टू प्रिपेयर. तभी आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर घुस जाएंगे, और जब आप अंदर घुस जाएंगे तो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे उसका आंसर देने में, क्योंकि आपने खुद उसके क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए थे भैया, जितने आपके बुक में नहीं थे. ठीक है, तो अभी तो ऐसी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी आपको एकदम बना बनाया खाना हाथ में दे देती हैं और बोलती हैं लो बहुत सारे क्वेश्चन है पढ़ो. फिर बच्चे देखते हैं अरे बाप रे इतने सारे क्वेश्चन, नहीं पढ़ेंगे. फिर टॉपिक पे जाते हैं, और जो बच्चे टॉपिक पढ़ते हैं वो बोलते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे. जो बच्चे क्वेश्चन देख के डरते हैं वो बोलते हैं टॉपिक ही पढ़ लेते हैं. तो ये चलते रहता है माइंड में बहुत सारे वॉर्ड्स जो बच्चे डेफिनेटली फेस करते हैं एग्जाम टाइम में. तो मैं आपको बोलूँगी आप ऐसी कोई फाइट मत करिएगा अपने एग्ज़ाम टाइम में. आप पहले टाइम टेबल बनाइए, टाइम को मैनेज कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, टीवी देखना, फ़ोन यूज़ करना अननेसेसरी कम करिए, बहुत ज़रूरी है इन सब गलत चीज़ों से हट जाना. कार्टून के अगर आप एडिक्ट हैं तो सबसे पहले वहाँ से हटिए, क्योंकि कार्टून करते क्या है, मैं किसी भी कार्टून कंपनी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आप छोटे छोटे बच्चे हो ना आप लोग, तो आप सब इन्जॉय करिए, कार्टून्स आपके फेवरेट हो सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन कम से कम अभी एग्ज़ाम टाइम में आपको वहाँ से थोड़ा सा हटना है और अपना टाइम सेव करना है. नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर बनेंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे. ठीक है, तो पेरेंट्स को बॉदर नहीं करिएगा, टाइम टेबल सेट करिए. टाइम टेबल आप सेट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से कहिए, या अपने बड़े भाई बहनों से कहिए, या अपने टीचर्स से कहिए, जिसको भी आप अपना मेंटोर बनाना चाहते हैं उस समय आप बनाइए. टीवी कम देखिए, बहुत कम हो सके तो. पढ़ाई पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, अच्छे से सोइए. अगर आप फ्रेश माइंड से पढ़ाई नहीं करने बैठेंगे तो आपका माइंड वहाँ पढ़ाई में लगेगा ही नहीं. हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड से बचिए, क्योंकि ये भी बहुत स्ट्रेस
या फिर तरह तरह की बीमारियों से ऑफ कोर्स आपको फाइट करने के लिए मजबूर करेगा, जो कि आपके पास टाइम है नहीं इन सब चीज़ों के लिए। आपको बहुत हेल्दी होना है पूरा टाइम, ठीक है। तो मैंने जो बोला उस पर ध्यान दीजिए। रिटर्न वर्क ज़रूर करिए। आपके राइटिंग हैबिट्स कुछ समय से पूरी छूट चुकी होगी, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, लेकिन आप उस वापस से हैबिट में आइए, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम में अगर आप पढ़े लिखेंगे ना तो आपका वो टाइम मैनेज ही नहीं हो पाएगा उतने आवर्स के लिए। कभी 1.5 आवर मिल रहा है, कभी 2 आवर मिल रहा है, कभी 3 आवर मिल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको स्पीड अपनी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अच्छा लिखिए आंसर, लेंदी से बेटर होता है प्यारा सा लिखिए आंसर, जिसमें उसका पूरा लॉजिक पूरा निकल सके, ठीक है। छोटे छोटे टिप्स हैं जो डेफिनेटली मैं देते रहूँगी हमेशा ही, पढ़ाते समय भी, अपने अलग अदर वीडियोज़ में भी। ये तो आपके लिए वीडियो था स्पेशली टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम्स पे। और कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर थ्रू मेलिंग। थैंक यू सो मच। पेरेंट्स को बॉदर मत करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हेल्दी ज़रूर रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।